हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 25 नवंबर। देखेंगे हम करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सारे न्यूज़ आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो आप नोवा AI जनरेट पावर्ड ह्यूमनॉइड है, बेसिकली एक रोबोट है। ठीक है, अब रोबोट कैसा है उसकी मैं चर्चा करता हूँ। ठीक है, एक इंटरेक्टिंग रोबोट बनाया गया है, बेसिकली उसको 4 लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, अब देखो आने वाला जो समय हमारा है ना, आप पता है टीचर जो पढ़ाते हैं, ठीक है, टीचर से गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। टीचर से गलती कई बार बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, लेकिन अगर रोबोट सोचो पढ़ाए तो जो आपने फिट कर दिया वही पढ़ाएगा और एक्यूरेट पढ़ाएगा, राइट। हाँ, बट जैसे ही एक टीचर के अंदर जो ह्यूमन है, मतलब इंसान है, उसका नेचर और रोबोट का नेचर तो अंतर होगा अभी, तो उसमें अभी बहुत सारे रिसर्च होने बाकी है। चर्चा में क्यों, उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये है रिपोर्ट जिसे आप कहोगे हेलो तो आप बोलेगी हेलो। ठीक है, आप पूछोगे हाउ आर यू तो इसका जवाब देगी आई एम फाइन एंड हाउ आर यू, एकदम आराम से। आपको लगेगा ही नहीं कि मतलब एक रोबोट बात कर रहा है, एक इंसान के रूप में बात करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है आज के टाइम पे एआई की यूज की गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज किया गया है। इस वजह से क्या है, ये चर्चा का विषय है जिसका नाम है नोवा। ठीक है, अब याद रखेंगे आप। तो बेसिकली ये क्या करेगी, इसको देखो 4 लैंग्वेज आती है, एक इंग्लिश आती है ना, मलयालम आती है, हिंदी आती है और अराबिक आती है। ये 4 लैंग्वेजेस में बेसिकली क्या सकते हैं, आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर बात करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है, इसको जो चैट जीपीटी 4.0 का टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है। ठीक है, अब इसके अंदर किस चीज़ों पर फोकस किया, जैसे किसी को कम्युनिकेशन स्किल सिखानी है, ठीक है, किसी को बात करना सिखाना है। आप सपोज करो हिंदी बोलते हो, मान लो आप यूपी में हो, यूपी के हो, बिहार के हो, आपकी इंग्लिश बहुत बढ़िया नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपी बिहार के लोगों की हिंदी मतलब इंग्लिश बढ़िया नहीं होती है, बट जनरली जो लोग स्टेट बोर्ड से पढ़ते हैं उनको इंग्लिश के साथ थोड़ी दिक्कत रहती है ना, ज़्यादातर रहता है। ठीक है, मैं सबको नहीं कह रहा, ज़्यादातर रहता है। आप सपोज करो आपको इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना है या कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बेटर करने हैं, तो देखो कुछ सब्जेक्ट कुछ ऐसे होते हैं ना, जैसे कि एजुकेशन हम लोग बोलते हैं, जनरली हम भी एजुकेशन ही बोलते हैं, राइट। अब आज के एरा में देखो तो इसको लोग एडुकेशन ऐसे कुछ बोल देते हैं ना, एडुकेशन ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, एडुकेट करना, तो ये एजू हम लोग एजू बोलते हैं, मतलब डी को जे बोलते हैं, आप लोग एडुकेशन बोल देते हैं, डायरेक्टली एडुकेशन बोल देते हैं, राइट। अब इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, देखो हम लोग कई बार बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन हम लोग बोलना चाहिए ना, हम लोग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। आपने सुना होगा प्रोनाउंसिएट करो, प्रोनाउंसिएशन करो, ये गलत होता है। सही क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं हम लोग, राइट। तो ये सब कौन सिखा पाएगा, ये सब हमें एक रोबोट सही तरीके से अगर उसके अंदर फीड कर देंगे तो हमें इजीली सिखा सकता है ना, कि वर्ड्स की मीनिंग कैसे हो, वर्ड्स को कैसे याद किया जाए वो सिखा सकता है, कैसे प्रोनाउंसिएट किया जाता है वो सिखा सकता है, राइट। सही आपका ग्रामर क्या है वो सिखा सकता है। एक टीचर आपके साथ 24 घंटे नहीं बैठ सकता, बट रोबोट बैठ सकता है, क्योंकि उसको थकान नहीं होगी, वो आराम से पढ़ा लेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नोवा क्या है, एक एआई जन एक पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट है, थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। इसको 4 लैंग्वेजेस आती है, चैट जीपीटी 4.0 की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, इतनी चीजें याद रखेंगे आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो G20 का समिट्स लगभग लगभग सब खत्म ही हो गया इसमें तो, है ना। अब इसमें एग्जाम पॉइंट से क्या क्या रिलेवेंट है मैं एक बार उसकी बात कर लेता हूँ। देखो G20 इस बार होस्ट किया, ये याद रखिएगा, ब्राजील ने। पिछला किसने किया था, पिछला दोस्तों किया था इंडिया ने। इंडिया ने, इसको ट्रायोका बोलते हैं, ठीक है, ट्रोएका, राइट। तो इसमें तीनों कंट्रियाँ होती है, जो पिछला है वो, अभी वाला है जो होस्ट करा वो, और फ्यूचर में कौन करेगा वो। ठीक है, तभी ब्राजील से किसके पास जाने वाला है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट से जाएगा इसके पास, साउथ अफ्रीका के पास। फिर साउथ अफ्रीका से किसके पास जाएगा, यूएसए के पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। 2025 वाला कौन करेगा, साउथ अफ्रीका। 2026 में यूएसए करेगा होस्ट, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। तो याद रखिएगा। अब देखो अगर आपने 3 बेसिकली सुना होगा नाम, एक होता है G7, है ना, एक G8 और एक G20। देखो G7 की जो होस्टिंग हुई थी इटली में हुई थी, आपने देखा भी होगा, जॉर्जिया मेलोनी से हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलने भी गए थे, है ना। तो G7 में कौन कौन सी कंट्री है, तो आप देखो डेवलप्ड कंट्री है कौन कौन सी है, कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूएसए है। G8 में कौन आ जाता है, रसिया आता है। ठीक है, रसिया को अलग कर दिया गया था जब इसने क्रोएशिया वगैरह पर कब्जा किया था, तो उस टाइम से इसको अलग कर दिया गया, राइट। G8 G7 में बहुत अंतर नहीं है, बस रसिया का अंतर है। रसिया को बाहर कर दो G7, रसिया को इंटर कर दो तो G8। अब G20 की बात करें तो G20 में देखो G8 की कंट्री रहती हैं, प्लस उसमें आपके 12 कंट्रियां और ऐड हो जाती हैं। उसमें एक दो मतलब 12 कंट्रियां नहीं होती हैं, होती तो आपकी 11 ही हैं, बाकी एक यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया, तो उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें अर्जेंटीना आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन एक संघ है, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की।
तो यूरोपियन यूनियन एक संघ है, इसमें लगभग 28 देश के आसपास है, और एक अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, ये अलग से जुड़े हैं। तो अब G20 टेक्निकली हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये आप कह सकते हो आप G21 हो गए ये, ठीक है। इतनी चीजें बेसिक आपको याद रखनी है। अब देखो मैप पे एक बार देख लो, आप ऐसे ही याद रखना, ठीक है, सीक्वेंस से, सॉरी ऐसे ही आप सीक्वेंस से याद रखना कौन कौन सी कंट्री है, ठीक है। तो अगर देखो शुरू से देखो आप, तो देखो सबसे पहले जो ऊपर कंट्री आती है ये वाली, ये आती है कनाडा, कनाडा के बाद आता है यूएसए, देन मैक्सिको, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, ये वाली नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो पूरा का पूरा ये कंट्री हो जाता है, ठीक है। साउथ अमेरिका की कंट्री ये वाली हो जाती है, इसमें ब्राजील और अर्जेंटीना आ जाता है। फिर अफ्रीका महाद्वीप पूरा ये आ जाता है, ये वाला जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ना अभी, ये पूरा आपका अफ्रीका महाद्वीप आ जाता है। इसमें आप देखोगे बस साउथ अफ्रीका आ जाता है, बाकी सारे नहीं है। अब अफ्रीकन यूनियन भी आ गया है, तो अब लगभग लगभग सारे देश का प्रतिनिधित्व इसमें हो जाएगा। इसके अलावा इसको बोलते हैं यूरोप। अब यूरोप में देखोगे तो कई सारी कंट्रियां हैं, जिसमें आपका आता है यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये मेजर कंट्री आ जाती हैं, ठीक है। इंडिया में मतलब एशिया में आओगे तो एशिया में आपको रशिया मिलेगा, तुर्की मिलेगा, ठीक है, टर्की भी बोलते हैं हम लोग, और उसके बाद इंडिया मिल जाएगा, साउथ अरेबिया मिल जाएगा, चाइना मिल जाएगा, जापान, साउथ कोरिया, ठीक है, और इंडोनेशिया। और एक लास्ट में कॉन्टिनेंट इधर मिल जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका में कोई रहता नहीं है और रिसर्च वगैरह के लिए किया जाता है, तो उस कॉन्टिनेंट से कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो इस ये समिट कहाँ हुआ तो याद रखिएगा रियो में हुआ था, ब्राजील में, ठीक है ना। इस बार की आपको थीम याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, थीम आपसे पूछा जा सकता है। थीम क्या था इस बार का, थीम याद रखिएगा, थीम था इस बार का बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। 1999 पहली बार इसका फॉर्मेशन हुआ था, 90 कंट्री प्लस 2 रीजनल ग्रुप्स हैं, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, ये इतना आगे रखेंगे। 23 का भारत ने किया, 24 का ब्राजील ने, 25 का साउथ अफ्रीका करेगा, और 26 का यूएसए करेगा, अमेरिका करेगा, राइट। इतनी चीज याद रखेंगे। जस्ट अ सेकंड ना, थोड़ा गला ठीक नहीं है दोस्तों, तो इस वजह से थोड़ा बीच में खांसी आ जा रही है ना। अब याद रखेंगे ग्लोबल अलायंस, टास्क फोर्स, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस हुआ था। तो ये जनरली नहीं पूछते, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है, ठीक है। तो जब मेंस वगैरह का डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। बेसिकली देखो जनरली अगर आपको नहीं समझ में आए, मान लो अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी, अगर पूछ लेता कि G20 में क्या क्या डिस्कस हुआ उसके बारे में बताइए, तो आप कुछ टॉपिक्स याद रखिए। एक तो होगा कि सबके साथ चलना, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो आप इसमें खोजोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिल जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन की बातें करेंगे, देखो ग्लोबल मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, है ना, ये आपको मिल जाएगा। प्लस इन्वायरमेंट की बात करेंगे, बायो इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहेगा, एनर्जी से रिलेटेड रहेगा कि एनर्जी ऐसी यूज करे जो सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो ये सारे एक टर्म्स होते हैं जो बेसिकली हर एक ग्रुप में जिसमें मीटिंग होती है जनरली डिस्कस किया जाता है, अगर वो डेवलपिंग प्लस डेवलप कंट्री की है तो। अगर बस डेवलप कंट्री रहेंगे तो देखो हंगर वगैरह की बात जनरली नहीं करते हैं, है ना। देखो अभी एक हंगर की बात, पॉवर्टी की बात कब की जा रही है, जब डेवलपिंग और डेवलप कंट्री दोनों है। अच्छा, डेवलपिंग और डेवलप कंट्री में अंतर आपको पता है? डेवलप्ड का मतलब है वो विकास हो चुका है, उनका जितनी ज्यादा जरूरत थी सबका सब पूरा हो चुका है। और डेवलपिंग का मतलब होता है अभी विकास कर रहे हैं, जैसे इंडिया, इंडिया धीरे धीरे अपना डेवलप कर रहा है अभी। लेकिन अमेरिका की बात करो तो अमेरिका में हर चीज बन चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, रोड बन चुके हैं, एवरीथिंग बन चुका है वहाँ पे, है ना। तो वहाँ पे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट अच्छी सड़क को तोड़ के फिर से बनाती है ना, कि और बढ़िया बना देते हैं। और इंडिया में क्या है, इंडिया में अच्छी सड़क तो छोड़ो, जो सड़क खराब है उसको भी बनाने में के लिए फिर से खराब कर देते हैं लोग, है ना, और वो भी नहीं बन पाती है, ये हाल हो जाता है। हाँ, लेकिन अभी थोड़ा-सा रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़े पहले से तो बहुत, मतलब पहले से थोड़े से क्या बहुत अच्छे हो गए, है ना? बट वही है कि अब देखो इंडिया में क्या करते हैं, एक बार सड़क बनाएँगे, फिर नाली डालने का काम करेंगे, है ना? फिर इसमें रोड से वायर डालने का काम करेंगे। अरे भैया पहले वायर डाल लो, फिर पहले पाइप डाल लो, सब डालने के बाद फिर से एक ही बार में बनाओ ना, 5 बार खनने की उसको क्या ज़रूरत है? 5 बार खुदाई करने की ज़रूरत नहीं है उसको, है ना? अच्छा, इंडिया ने होस्ट किया था तो याद रखिएगा इसका थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम का हमने नारा दिया था। और जो अफ्रीकन यूनियन ऐड हुआ था वो 2023 में ऐड हुआ था, G20 समिट में इंडिया में ही ऐड हुआ है। ये थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाएगा आपके एग्जाम पॉइंट से। ये मैंने एक ऐसे पॉइंट्स बना दिया जिससे कि अगर आपको याद करना पड़े थोड़ा सा इजिली याद हो जाएगा। जैसे ये नॉर्थ अमेरिका साउथ अफ्रीका की एक साथ कंट्री मैंने कर दी है, फिर अफ्रीका की एक साथ कर दी है, फिर यूरोप की एक साथ कर दी है, फिर उसके बाद एशिया की एक साथ कर दी है। तो ऐसे अगर आपको सीक्वेंस से याद करना हो तो आप आसानी से याद कर देंगे, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको एक साथ आ जाएंगे, ब्राजील, अर्जेंटीना एक साथ आ जाएंगे, साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन एक साथ आ जाएंगे, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन एक साथ आ जाएंगे। ऐसे ही रसिया से लेके
सऊदी अरब तक और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, यहाँ पर सेटलमेंट हो जाता है। अब बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस के बारे में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस बेसिकली उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, और परमाणु बम क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, और परमाणु बम कैसे प्रोसेस काम करता है उसकी हम लोग एक बार चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो, ईरान की कहानी पढ़ने से पहले मैं आपको बेसिकली 3 चीजें बताता हूँ। ठीक है, आपको पता होगा बट आपने कभी इस चीजों को ध्यान नहीं दिया होगा। क्या है वो चीजें? बिजली कैसे पैदा की जाती है? तो जनरली देखो, बिजली हम लोग तो 3-4 तरीके से, 4 क्या 5 तरीके से पैदा करते हैं, बट मेजरली जो हम लोग पैदा करते हैं वो 3 तरीके हैं, है ना? और एक चौथा और पांचवा भी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पहला तरीका क्या था? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल में क्या करते थे हम लोग? कोयला जलाते थे, तो कोल जला के हम लोग क्या करते हैं? बिजली पैदा करते थे। दूसरा हम लोग क्या करते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? पानी H2O के मदद से, बेसिकली पानी जा रहा है उसमें, पानी को रोक के, ठीक है, टरबाइन घुमा के पानी मतलब बेसिकली बिजली बनाते हैं। ठीक है, तो हिली एरिया में आप देखोगे क्या होते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट, इसको हाइड्रो बोलते हैं, इसको थर्मल बोलते हैं, इसको हाइड्रो बोलते हैं। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम लोग यूरेनियम 235 जला के बेसिकली क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। ठीक है, चौथा क्या होता है? विंड एनर्जी। विंड विंड चला के हम लोग टरबाइन चलाते हैं और उससे बिजली पैदा करते हैं, ये बहुत ही कम होता है। इसके अलावा आप सोलर, सोलर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं? बिजली पैदा करते हैं। तो ये जनरली मेजर मेजर 5 तरीके होते हैं बिजली पैदा करने के। लेकिन इन सब में सबसे जो बढ़िया है वो क्या है? न्यूक्लियर सिस्टम। ठीक है, ये बहुत आराम से प्रोसेस, मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है बट इजीली हो जाता है। देखो, पानी को आपने यूज किया, पानी छोड़ दोगे, उसका कुछ मतलब बहुत बुरा नहीं होता। कोयले से क्या होता है? इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। ये भी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी वाला सिस्टम है, ये भी रिन्यूएबल एनर्जी वाला सिस्टम है। थर्म ये यूरेनियम वाला नहीं है, बट कोल और आप बाकी उससे कंपेयर करोगे तो सबसे बेस्ट ये हो जाता है और ये हो जाता है। इनके कंपेयर में, कोल के कंपेयर में बात कर रहा हूँ। देखो, ये भी एक तरह से रिन्यूएबल ही हो जाता है ना, ये पानी भी रिन्यूएबल हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, ये सबसे बेस्ट है तीनों। इसके अगर कोयला, सबसे खराब कोयला है, उसके बाद थर्मल आ जाता है, राइट? बट थर्मल पावर प्लांट के बहुत सारे फायदे हैं, उसकी भी मैं डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो हमने समझा कि बिजली देखो 5 तरीके से मेजर मेजर आपकी क्या होती है? पैदा की जाती है। ठीक, अब होता क्या है? यूरेनियम 235 के जो आइसोटोप होते हैं ना, ये बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करते हैं। तो होता क्या है कि जब इसको हम लोग ना, ये गैस, इसके गैस को एक तरह से कह लो, जब हम बहुत धीरे धीरे चलाते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं? बिजली पैदा करने के लिए यूज होता है, राइट? लेकिन इसी को हम बहुत तेजी से अगर चला दें, है ना, बहुत तेजी से अगर इसको हम सांद्रित कर दें, तो ये बेसिकली कैसा हो जाएगा? एक न्यूक्लियर वीपन की तरह हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं आपको अभी समझाऊंगा। ठीक है, न्यूट्रॉन की बम्बार्ड करके बेसिकली इसको किया जाता है। आपसे मैंने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था RS-226 की, जिसमें क्या था, रशिया ने अभी डेवलप किया है। इसमें क्या करेंगे? ये 5-10 न्यूक्लियर बम रख लेंगे और एक साथ लेके जाएंगे। ठीक है, इसमें अंदर मान लो छुपा लिया, इसमें ऐसे छुपा लिया अपने रॉकेट के अंदर में। अब मैंने बोला था कि मान लो 5 किलोमीटर के पहले अगर कोई डिफेंस सिस्टम है एक्टिव हो जाता है, मतलब 5 किलोमीटर की दूरी पर रह गया, तो वो डिफेंस सिस्टम एक्टिव होकर इसको मारने जाएगा। अब हमको पता है कि यार इसके पास ये सिस्टम है, ये 5 किलोमीटर के पहले मार देगा। तो मैं क्या करूंगा? जब 6 किलोमीटर रह जाएगा या 5 किलोमीटर में थोड़ा सा पहले ही मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ठीक है, इन सारी मिसाइल्स को बाहर निकाल दूंगा। ठीक है, अब आपने डिफेंस सिस्टम में एक ही मिसाइल छोड़ा क्योंकि एक मिसाइल आ रही थी, बट आपको पता ही नहीं चला कि इसके पीछे कितनी मिसाइल्स थी। 6 थी या 5, 6 या 7 रखी थी इसके अंदर। तो आप तो उसके डब्बे को मार दोगे, लेकिन जो बाकी मिसाइल्स बाहर निकल लगेंगे वो आपके सब सब सारे के सारे आपके जमीन पे आके क्या होगी? आपके लैंड पे आके गिर जाएगी, जो बहुत बड़ा कारण हो जाएगा बहुत सारे डेथ का। ठीक है, अब मैं आप सबसे पहले समझाता हूँ आपको कि ये यूरेनियम कैसे काम करता है। देखो, लिटिल बॉय, ये सब B-39 आपने सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी पे पहली बार इसका उपयोग हुआ था। कब कब हुआ था याद रखिएगा। एक हुआ था आपका 6 अगस्त 1945 को, और दूसरा कब हुआ था? 9 अगस्त 1945 को। ठीक है, पहले वाले में हमने यूज किया था, ये मतलब आपने एक ओपन हाइमर सुना होगा ना, ये ओपन हाइमर साहब ने बनाया था, इसलिए थोड़ा सा ये इसकी मूवी की भी बड़ी चर्चा रही थी। ठीक है, तो पहले वाले में उन्होंने यूरेनियम 235 किया था और प्लूटोनियम 239 किया था। बेसिकली यूरेनियम की ही बात करते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब हमें मिलते यही है जनरली। ठीक है, और खतरनाक भी होता है, खतरनाक तो ये भी होता है। ठीक है, बट यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम की हम बात करेंगे कैसे ये काम करता है। देखो, मैं आपको सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ कि अच्छा, एक चीज़ और है। अगर मेरे पास 1 किलो यूरेनियम हो,
1 केजी यूरेनियम हो तो मुझे 27 लाख टन के आसपास मुझे लग रहा है कि कोयले की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए कोयले से कंपेयर में क्या होता है, ये ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब 27 लाख किलो टन आप कोयला लाओ, इससे अच्छा 1 किलो क्या ले आओ, ले आओ, यूरेनियम ले आओ। ठीक है, तो मान लो ये यूरेनियम है और ये बहुत ज़्यादा विस्फोटक होता है, लेकिन कब? जब इस पे हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दें, मतलब न्यूट्रॉन को लेकर इसके ऊपर फोड़ दें, है ना? तो जब ये फोड़ते हैं न्यूट्रॉन को, तो ये क्या होता है, 2 भागों में बढ़ जाएगा। 2 भागों में क्या हो जाएगा, मतलब सपोज करो 1 किलो का था तो 250 ग्राम का ये हो जाएगा, 250 ग्राम का ये हो जाएगा। और जब ये फटता है तो ये लाइट निकलती है, उसके बाद एक हीट वेव निकलता है। हर बार निकलेगा ये, जितनी बार टूटेगा उतनी बार। तो जैसे ही मैंने इसको फोड़ा ठीक है, जैसे ही मैंने इसको फोड़ा पहली बार, मतलब मान लो मैंने न्यूट्रिएंट मिला के, ऐसा ऐसा समझ लो यार, आपने माचिस की तीली देखी होगी ना, ये माचिस है। और ये याद रखो, ये क्या है, एक कोयला का टुकड़ा है या कुछ भी समझ लो जो जल सकता है ना? कोयला का टुकड़ा मान लो आप इसको। अब माचिस से हमने इसको जला दिया, कागज का टुकड़ा मान लो, ठीक है। जब ये जलता है तो 2 भाग में बढ़ जाएगा, मतलब अगर मान लो ये 1 केजी का था तो ये 500 ग्राम का हो जाएगा, ये 500 ग्राम का हो जाएगा। लेकिन जितनी बार टूटेगा उतनी बार क्या निकलेगा, लाइट निकलेगी और एनर्जी निकलेगा। तो याद रखिए, लाइट भी निकलेगी और एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी। इसकी टेम्परेचर की बात करें, लगभग ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। इतने पे आप क्या हो जाओगे, आप मतलब स्किन तो छोड़ो, हड्डियां तक क्या हो जाएंगी, हवा वेपराइज्ड हो जाएंगी, सूख जाएगा सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज करो ये 2 भागों में बटा, इसके साथ 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं। ठीक है, अब ये जो बाकी 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं फिर जाके इस पे फूटते हैं। किसके ऊपर, जो टूटा हुआ आपका यूरेनियम 235 था। फिर क्या होगा, फिर फर्दर टूटेगा, तो ऐसे फिर 2 टुकड़े होंगे, फिर इसके ऊपर यूरेनियम ये न्यूट्रॉन जाके फिर फटेगा। तो ये जब तक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता ना, तो छोटा एकदम पार्टिकल जाके खत्म नहीं होता, तब तक ये रिएक्शन होता है और विद इन अ सेकंड में रिएक्शन होता है, ये बहुत तेजी से होगा। तो इसीलिए आप देखेंगे जहां पे यूरेनियम की बात आती है, बम्बार्डमेंट होती है, राइट, तो ये बहुत ही मतलब 12-13 किलोमीटर 15 किलोमीटर रेसी में सब कुछ साफ हो जाता है ना? 15 किलोमीटर के रेसी रेडियस तक सब कुछ साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, बिल्डिंग विल्डिंग सब खत्म हो जाती है। ठीक है, पहली तबाही होगी। जैसे अगर जापान में जब 6 और 9 को गिरा था, तो उसमें क्या हुआ कि लगभग 70,000 लोग इंस्टेंट मारे चले गए, मतलब तुरंत खत्म हो गए 70,000 के आसपास, तुरंत। यूरेनियम 235 या न्यूक्लियर वेपन देखो, तुरंत एक तो जो खत्म करता है वो खत्म करता है, उसके अलावा 3 चीजें और करता है, मतलब 3 तरीके से जान लेता है। कैसे, देखो, एक तरीका तो हमने समझ गया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की हमने, 2 भागों में टूटा, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन उसमें से निकला, फिर वही न्यूट्रॉन उसमें चेन रिएक्शन चलता रहता है, पूरा चेन रिएक्शन चालू हो जाता है ना, जब तक कि ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे, है ना? अब ये टूटते टूटते चला गया, एक तो ये इंस्टेंट सारे लोग मार गए, जितने भी इंस्टेंट मरने थे उतने लोग मरे गए। इसके अलावा क्या होता है, सॉयल में क्या होती है, रेडिएशन हो जाता है, प्लस हवा में, एयर में सबसे खतरनाक क्या है, एयर। अब कोई भी देश क्यों बचाता है कि मतलब न्यूक्लियर वेपन हम लोग ना फेंके या इसकी जरूरत ना पड़े, उसका रीजन समझाता हूँ। देखो, आपने एक प्लेस था, मान लो पाकिस्तान ही मान लेते हैं, मान लो इंडिया ने पाकिस्तान के कराची में मार दिया बम, कराची ये वाला इलाका था। अब कराची में इतने लोग सारे इंस्टेंट मर गए, मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मान लिया हमने मार दिया, तो इंस्टेंट वाला तो हमने सक्सेसफुल हो गए। ठीक है, कराची की जमीन भी खराब होगी, 3000 साल तक बेसिकली क्या है, इसको खत्म होने में लग जाता है लगभग समय, है ना? ठीक है, ठीक। अब इसमें सिल्वर आयोडेट का बोरान वगैरह कुछ छिड़काव करके इसको दबाया भी जाता है, बट उसकी चर्चा हम कभी बाद में कर लेंगे, वो बहुत डिटेल जरूरत नहीं है। अब ये तुरंत खत्म नहीं होगा, चलो इसमें भी हम सक्सेस पा गए। ठीक है, उनकी जमीन भी खराब कर दी, उनके लोग भी मार दिए। बट ईयर का क्या करोगे, अगर हवा चल दी, ठीक है, अगर हवा चली इधर को, तो कहाँ आएगा, राजस्थान, पंजाब, इतने पे रुकेगा नहीं, पूरे इंडिया में जहां तक उसको एरिया हवा के साथ आता चला जाएगा, हर जगह मिलेगा। तो ये बॉर्डर इसके लिए सीमा नहीं होती, हवा के लिए क्या है, कोई भी सीमा नहीं है, राइट। आप सॉइल खराब कर सकते हो, वहां पे इंस्टेंट लोगों को मार सकते हो, लेकिन हवा में तो कहीं भी जा सकता है ना? एक ये सबसे बड़ा क्या है, मेजर इशू है। इसीलिए देखोगे आप, धमकी सब लोग देता है लेकिन कोई परमाणु बम फेंकता नहीं है, रीजन यही है ना? एक तो ये है। दूसरा, इससे कोई उबर नहीं पाएगा, मतलब आज देख लो लगभग 100 साल हो चुके हैं, 100 साल तो नहीं हुए, लगभग 70-80 साल हो गए, है ना? लेकिन आज भी हिरोशिमा और नागासाकी पे बहुत सारे लोग विकलांग पैदा होते हैं, है ना?
वहाँ पे उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, रेडिएशन खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, आपके जीन में चेंजेस आ जाते हैं, आप जेनेटिकली क्या हो जाएंगे, आपके बच्चे विकलांग पैदा होने लगते हैं, है ना, अगर आप बच गए तो ये सारे सनबर्न हो जाता है, ऐसा आप सनबर्न हो जाएगा, आप ठीक नहीं हो पाओगे, ये सारी इसमें चीजें हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको चेन रिएक्शन समझा दिया, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32, 64 ऐसे बढ़ते जाएंगे जब तक कि ये खत्म ना हो जाए पूरी तरह से चल के। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि 1 किलो यूरेनियम की कितने बराबर होता है, 27 लाख किलो कोयला के बराबर होता है। सोच लो 1 किलो का सामान 27 लाख किलो कोयला, है ना, पूरी रेलगाड़ी भर दी हमने पूरी, है ना, 20 पर 27 की। अच्छा एक चीज और देख लो आप, वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया मुझे पता है, देखो एक चीज और समझो, लेकिन इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। आपको एक चीज ये याद रखना है कि कौन कौन से देश में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा रसिया के पास है, देन यूएसए के पास, देन चाइना, फ्रांस, यूके, पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल, नॉर्थ कोरिया। अब हम चर्चा कैसे कर रहे थे, ईरान की, तो ईरान सोच रहा है कि मैं भी बना लूं, क्यों, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट उनके यहाँ लगे पड़े हैं। अब थर्मल पावर प्लांट में जो न्यूक्लियर रिएक्टर चलते हैं वो स्लो चलते हैं। ठीक है, तो हमें अगर आप न्यूक्लियर वेपन बनाना है तो उसको सांद्रित करके क्या करना पड़ेगा, तेजी से चला के उसको बनाना पड़ेगा कि कैसे ये काम करे न्यूक्लियर वेपन के लिए। तो इसलिए मतलब लोग डर रहे हैं कि देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट जल्दी लगता नहीं है ना, टेक्नोलॉजी मिलती भी नहीं। इंडिया ने भी कैसे किया था, फ्रांस की मदद ली, फ्रांस को पता भी नहीं था कि हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं, तो हमने थर्मल पावर प्लांट तो लगाया, उसके बहाने हमने क्या कर दिया था, उसके बहाने हमने टेस्टिंग भी कर ली थी न्यूक्लियर वेपन बना के, है ना। चलो देखो, रणथंभौर टाइगर रिजर्व की मैंने कुछ दिन पहले बात की, जिसमें कुछ टाइगर्स गायब हो गए हैं। अभी पता चला है कि कुछ गांवों के साथ इनका कन्फ्लिक्ट हुआ है टाइगर्स का। तो देखो इसमें जब कन्फ्लिक्ट होता है तो लोग जान बचाने के लिए कई बार क्या करते हैं, टाइगर्स को मार भी देते हैं, है ना। मैंने आपसे डिस्कस किया था 25 के आसपास क्या हुआ, टाइगर गायब हो गए थे लगभग, है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, डिसअपियर हो गए थे, मैंने पिछली बार बताया था। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है, याद रखिएगा, राजस्थान में है, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। राजस्थान की चर्चा हो रही, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है दोस्तों किधर, ये लगता है पाकिस्तान से, तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा बात करो तो हरियाणा से बॉर्डर लगता है, यूपी से बॉर्डर लगता है, एमपी से बॉर्डर लगता है और गुजरात से बॉर्डर लगता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है, जयपुर, राइट। अगर आप आरपीएससी दे रहे हो, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन दे रहे हो, तो आपको सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इसके डिवीजन कौन कौन से वो याद करने पड़ेंगे, एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। अब इसके झील की बात करें तो बहुत सारी झील है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या हो जाता है, सांबर झील हो जाता है, फिर फतेह सागर है, पुष्कर झील है, राजसमंद झील है, आना सागर, पिछोला, फतेह सागर, नक्की, ठीक है, और आपका लुड़कनसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बीकानेर में है। इनके नेशनल पार्क याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। रणथंभौर इंपॉर्टेंट है, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व, केवलादेव यहाँ पे है। ठीक है, मरुभूमि या डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान में बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके अलावा दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, या इसको हम राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य भी करते हैं, और घाना पक्षी विहार। घाना याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो घाना याद रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रणथंभौर, ये बेसिकली आपको 3 बेसिकली याद ही रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद डांस के आप याद रखिएगा कि इनकी घूमर एक डांस है, और कलबिलिया, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटहुड का दर्जा इसको 1949 में मिला था, मैंने कैपिटल की तो बात कर ली थी। ठीक है, अब एक और आ जाता है इंपॉर्टेंट, क्या, रामसर साइट्स। इनके रामसर साइट्स आपको याद रखने हैं, 2 ही रामसर साइट्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक सांबर लेक और दूसरा क्या है, केवलादेव। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखना है, एक 1981 में मिला था दर्जा और एक 1990 में मिला था। बाकी टोटल 85 हो गए हैं, तो आपको ये जिस स्टेट से बिलोंग करते होंगे उस स्टेट का आपको सारा का सारा पता होना चाहिए, और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, ठीक है, अगर आप राजस्थान के हैं तो आप याद रखिए कि सांबर लेक कौन से जिले में है, केवलादेव कौन से जिले में है। ठीक है ना, चलो, तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं दोस्तों, ये सारे करंट अफेयर ये वाला मैंने डिस्कस कर लिया था, है ना, इसी को वाला और ये सब। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतने रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया बट कोई नहीं, इन्फॉर्मेटिव था, मैंने कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलो कल के लिए मिलते हैं फिर, और अब से हम कोशिश करेंगे दोस्तों, आपके लिए जो एनसीईआरटी का पैक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैसेज आता है कि सर आप एनसीईआरटी का पैक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो होपफुली हमारा जल्दी एनसीईआरटी का पैक भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो, है ना। अगर कई बार कॉल ना उठे तो आप इस पर व्हाट्सएप करके छोड़ दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा, है ना। चलो, तो आज के वीडियो में बस इतना रखते हैं, आशा करते हैं सब कुछ ठीक होगा, आपका कुशल मंगल होगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना है दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।